नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए एक ऐसे बिल की जो हमारे शहीद और सबके लोकप्रिय जनरल बिपिन रावत का सपना पूरा करेगा। उनका सपना पूरा होने वाला है, उसकी बुनियाद इस सरकार ने रख दी है। यूं कहें बल्कि कि जनरल बिपिन रावत की सेना तैयार होने जा रही है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। जनरल रावत का वो सपना था जो हमारी आर्मी की ताकत को पंच देने वाला था। वैसे सेना के 3 अंग होते हैं, लेकिन पंच देने वाला जो प्लान था उसकी बुनियाद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रख दी है। उन्होंने संसद में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पेश किया है 15 मार्च को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है, शायद प्रमुखता से सभी अखबारों और चैनलों पे नहीं दिखा, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल है जो किसका रास्ता साफ करने वाला है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, जिसकी तैयारी जनरल रावत दिसंबर 2021 में करते करते हमसे विदा हो गए। उन्होंने इस पर बहुत काम किया। जल थल नभ की ताकत को एक कमांड में लाने की तैयारी थी। पहला कदम तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल युद्ध के बाद ही बढ़ा दिया था, जब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बना, लेकिन ये सिर्फ न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर वारहेड्स तक ही सीमित इसको रखा गया है। इसमें तीनों सेना के अंग शामिल नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर ने खुलकर इसकी सिफारिश की थी जब वो मिलिट्री रिफॉर्म्स कमेटी के प्रमुख बनाए गए थे। मनोहर पर्रिकर ने कमेटी बनाई थी। 2016 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी में सबसे पहली बार क्लियरली 3 थिएटर कमांड बनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांड को मिलाने का प्रस्ताव था। और ये इससे होता क्या, इसके जो 3 कमांड्स थे पहले वो देख लीजिए आप पॉइंट वाइज। एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो चीन से लगी सीमा के मद्देनजर काम करेगी, ये शेकतकर जो थे उनकी सिफारिश थी। दूसरा वेस्टर्न थिएटर कमांड जो पाकिस्तान के खतरों पर नज़र रखती। और तीसरा साउथ कमांड, इसमें सिर्फ नेवी पर फोकस किया गया। और ये हुआ कि नेवी पर फोकस करते हुए बाकी जो 2 अंग हैं एयरफोर्स और आर्मी, उनको तीनों को मिला के एक साउथ कमांड बनाया जाए। इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया था। वो इस देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए कई अध्ययन किए और कराए, और इसको औपचारिक रूप देने की तरफ वो बढ़ ही रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। फिर 9 महीने खोज हुई, तलाश हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन बन सकता है। आखिरकार अनिल चौहान को नया सीडीएस बनाया गया। आज वो हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने इस पिछले साल अक्टूबर 2022 में सेना के तीनों अंगों से इस पर रिपोर्ट देने को कहा कि भाई जो जनरल रावत का सपना था वो कैसे पूरा होगा। अब माना जा रहा है कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी इसके लिए तैयार है। हालांकि इस एकीकृत यानी कॉमन कमांड, एक कमांड के पक्ष में और विरोध में दोनों तरफ से तर्क आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके पक्ष में ही बातें होती रही हैं। लेकिन पहले हम गिनते हैं कि पक्ष में क्या क्या बातें की जाती हैं, क्या क्या लॉजिकली जाता है अगर हमारे तीनों आर्मी के जो अंग हैं वो एक हो जाएं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सेना के किसी एक अंग के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसका कमांडर अपने अंदर आने वाले तीनों अंगों की ट्रेनिंग, उसकी स्ट्रेटजी और बजट के लिए जिम्मेदार होगा। यानी एकजुट फाइटिंग फोर्स होगी उस कमांड में, और कमांडर उसका एक होगा, और वो जब ऑपरेशनल ज़रूरत पड़ेगी तो उसका लक्ष्य पूरा करेगा। उसको कमांड देने वाला एक कमांडर होगा। नंबर 2, कमांड के पूरे ऑपरेशन के लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती है यानी साजो सामान, वो एक साथ पूरी की जा सकेगी। जब जंग जैसे हालात हों तब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आर्मी कहे कि हमारे पास फलां चीज़ की कमी है और हमारा एयरफोर्स कहे कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है। जो इकलौता कमांडर, जो कॉमन कमांडर होगा, वो ये तय करेगा कि उसके अंदर जो तीनों अंग हैं उसकी जो भी कमियां हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, वो एक साथ पूरी हों। हालांकि एयरफोर्स को इसी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब वो समस्या खत्म हो गई है। तीसरा,
जंग की सूरत में अभी सेना के तीनों अंग लड़ते तो साथ हैं, पर कमांड अलग अलग लेते हैं। अभी आर्मी और एयर फोर्स के 7 कमांड हैं और नेवी के 3, यानी हमारे देश में कुल 17 कमांड हैं आर्म्ड फोर्सेस के। इसको कम करने की जरूरत है जब हम इंटीग्रेट करेंगे। अब उन कुछ तर्कों को देखते हैं जो इस इंटीग्रेशन यानी एकीकरण के खिलाफ हैं। इन पर गौर करते हैं और पॉइंट वाइज इसे भी समझाते हैं। स्क्रीन पर मैं कोशिश करूंगा कि दिखाऊं आपको। नंबर 1, ये कहा जा रहा है कि पहले कोई ऐसा मौका नहीं आया जब तीनों फोर्सेस के एकजुट ऑपरेशन पर कोई उंगली उठा सके। बात सही है, लेकिन समय बदल चुका है। अब जंग अगर होगी तो बहुत अलग होगी। नंबर 2, सरजमी से दूर जमीन पर जंग या हाल फिलहाल किसी हाई इंटेंसिटी जंग के आसार नहीं है, लेकिन हम ये अपने परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। अभी देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान में जाकर लड़ता है, इराक में जाकर लड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 3, कम्युनिकेशन के साधन और टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण तीनों अंगों में आसानी से समन्वय हो सकता है, लेकिन यही समन्वय अगर एकजुट होकर अगर हम करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 4, कमांडर किसी एक विंग से होगा, इसलिए उसके पास बाकी 2 अंगों के ऑपरेशन की जानकारी नहीं होगी। ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लड़ाई होती है तो तीनों अंगों के प्रमुख या अधिकारी साथ काम करते हैं। खैर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इंटीग्रेशन के पक्ष में है। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, सभी महाशक्तियों ने इस पॉलिसी को अपना लिया है। शी जिनपिंग ने चीन की आर्म फोर्सेस को 5 थिएटर कमांड्स में बांटा है। ईस्टर्न कमांड, साउथ कमांड, वेस्ट कमांड, नॉर्थ कमांड और एक सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड क्या करती है? वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सभी कमांड्स पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है, यानी वो एकदम कोर कमांड की तरह। अब याद कीजिए जरा 15 जून 2020 का वो काला दिन, जब गलवान घाटी में चीन की सेना ने ज़रूरत की और हमारी ज़मीन पर हक जताने की कोशिश की और हमारे जंबाजों ने उन्हें खदेड़ दिया। हमारे भी 17 सैनिक शहीद हुए। चीन को ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी। उसने आज तक सही आंकड़ा नहीं बताया कि उसके 40 मरे या 50 मरे, लेकिन तमाम दुनिया के थिंक टैंक से बता चुके हैं कि चीन की आर्मी को कहीं ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। खैर, ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये पूरी प्लानिंग चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने की थी। इस कमांड ने अब सोशल मीडिया पर भी अलग अकाउंट खोल लिया है उस घटना के बाद, और वो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार भी चला रहा है। इसका जो कमांडर है वो थल सेना, नौसेना, एयरफोर्स तीनों का बॉस है। आसान शब्दों में कहें तो बॉस है। इसलिए इससे पता चलता है कि अगर इंटीग्रेटेड कमांड हो तो कितना बढ़िया तरीके से हमारी आर्मी किसी भी चैलेंज को मीट कर सकती है। हमको तो अरुणाचल में भी चीन से खतरा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगी हुई है। यहाँ हमारी आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट को कभी भी एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये मैं बताऊंगा कि जब पड़ी थी एक बार तो क्या हुआ था, नेहरू ने क्या किया। वहीं अगर अब देखें साउथ चाइना सी और दक्षिण प्रशांत महासागर की स्थिति को, तो वहाँ चीन लगातार अपना नेवल पावर बढ़ा रहा है, आक्रामक हो रहा है। ये बात जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड का जो ऑकस है और क्वाड जिसमें हम हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल वे में तो इसमें हमको फोर्सेस को भी एकजुट करना पड़ेगा ना, तीनों अंगों को। इस एरिया में हम नेवी के साथ एयरफोर्स की साझी रणनीति पर जोर देना हमें ज़रूरी है। इसलिए भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस लिहाज से ये जो बिल पेश किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक थ्योरी ये भी है कि 3 से ज़्यादा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी बना दिए जा सकते हैं। अभी 17 कमांड है, ज़रूरत पड़ी तो 3 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसमें एक ये कहा जा रहा है कि एक बना लो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कमांड्स जितने बने उस एरिया में सभी फोर्सेस का एक कमांडर हो तो हम ज़्यादा तैयार दिखेंगे। अभी क्या हो रहा है, 3 एक्ट से हमारी आर्मी चलती है। एक आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957। अब बहुत ज़रूरत आ गई है कि इनको एक कर दिया जाए और हमारी आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स मतलब आर्म फोर्सेस एकजुट तरीके से आगे बढ़े। अगर एक हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, इसे हम लोंगेवाला के उदाहरण से समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे लोंगेवाला में क्या हुआ था, तो वो 4 दिसंबर 1971 की सर्द रात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगेवाला बॉर्डर पर पोस्ट पर मुस्तैद थे। राजस्थान के रेगिस्तान में उनके साथ पंजाब रेजिमेंट के 120 जवान और थे जो वहाँ पोस्ट पर तैनात थे। बिल्कुल सुनसान चांदनी रात और चांदपुरी बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की होने वाली फजीहत पर शायद वो चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने बिना उकसावे के बम बरसाकर जंग की शुरुआत कर दी थी। हालांकि जंग जो था वो ईस्टर्न सेक्टर में यानी बांग्लादेश की लड़ाई के लिए चल रहा था, आज़ादी के लिए। इधर क्या करते हैं, जनरल यहिया खान और उनके जनरल टिक्का खान जो हैं वो उनको अपनी औकात पता थी। अगर वो दिन के उजाले में वेस्टर्न सेक्टर में कोई जुर्रत करते तो अंजाम क्या होता ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर रात के अंधेरे में अटैक का महाप्लान बनाया। साजिश थी कि लोंगोवाला के रास्ते रामगढ़ स्थित हमारी आर्मी के डिविजनल हेडक्वार्टर और उसके बाद जैसलमेर पर कब्जा कर लें। रात 12:30 बजे यानी 4 दिसंबर 1971 की रात 12:30 बजे 4000 पाकिस्तानी फौजों ने 50 से ज़्यादा टैंकों और 500 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल के साथ उस तरफ कूच कर दिया। जांबाज चांदपुरी ने जब मैसेज फ्लैश किया तो रामगढ़ से जवाब आया, आपके पास तो पर्याप्त गाड़ी है, रिट्रीट कीजिए यानी पीछे लौट आइए, सुबह लड़ेंगे। उस समय एयरफोर्स रात के समय कोई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मेजर चांदपुरी ने पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। चुनौती सुबह तक टिके रहने की थी। उन्होंने कहा 6 घंटे हम 120 जवान उन 4000 पाकिस्तानी फौजों पर भारी पड़ेंगे और हम उनको रोकेंगे। सुबह 6 बज गए, लेकिन पाकिस्तान हमारी 1 इंच जमीन पर भी आगे नहीं बढ़ पाया और सूरज की किरणों के साथ ही हमारे एयरफोर्स ने ऐसा हमला किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। लोंगेवाला पाक आर्मी की 18वीं डिवीज़न की कब्रगाह साबित हुई। ये दिखाता है कि कैसे अगर हम आर्मी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डालें तो उसका नतीजा कितना भयंकर और अपने पक्ष में हो सकता है। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर चीन के साथ 1962 के जंग में नेहरू ने एयरफोर्स को समय रहते एक्टिवेट कर दिया होता तो ईस्टर्न कमांड में आर्मी को इतनी फजीहत झेलनी नहीं पड़ती। ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।